this is Vandana Sharma from Thrifty Traveler. So today we are going to podcast Success की journey with Jayanta Shobhawat, who is the founder of ZippyFeed. मेरे साथ जयंत शोभावत सर है जो कि ZippyFeed के फाउंडर है। हेलो सर। हेलो वंदना। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ZippyFeed की। ZippyFeed को 2017 में स्टार्ट किया था मेरे दो दोस्तों के साथ मिल करके। अक्टूबर मंथ का बात है। हम लोग बैठे हुए थे और डिस्कस कर रहे थे न्यू स्टार्टअप के बारे में। एंड दैट टाइम दिस आइडिया केम इन माय माइंड कि लेट्स गो फॉर द फूड इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय जैसा था कि क्लाउड किचन इतना फेमस नहीं हुआ था। एंड मैंने बताया कि ऐसा ऐसा किचन का प्लान है, ऐसे हम लोग जा सकते हैं। कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाया, दोनों को दिखाया, दोनों ने हाँ कर दिया। फिर नेक्स्ट चैलेंज जो हमारे था वो था फंडिंग। तो हम लोगों ने उसके ऊपर वर्कआउट किया, हमारी सेविंग्स यूज़ की और कुछ लोन लिया। एंड देन वी स्टार्टेड अवर फर्स्ट किचन इन 2017। तो हम लोगों ने एक डेट डिसाइड किया था कि 10 दिसंबर को हम लोग को स्टार्ट करना, और हमारे पास सिर्फ एक महीना ही बचा था। तो दिन में हम लोग फील्ड में परचेसिंग करना या कुछ वर्कआउट करना, लेट नाइट हम लोग मीटिंग करते थे जो कि मॉर्निंग तक चलती थी। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट किचन स्टार्ट हुआ था। ओके, सच अ ग्रेट जर्नी इट वाज। सर, आपने फूड इंडस्ट्री ही क्यों चूज किया? आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं बेसिकली, मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। ओके। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैंने कई साल जॉब भी किया है। फूड इंडस्ट्री में आने के दो रीज़न बोल सकती हो। एक तो ऐसा है कि मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं कुछ स्टार्टअप जो मैं करूँगा वो मैं फूड इंडस्ट्री के लिए करूँगा ऐसा। एंड सेकंड, तुम्हें भी पता है कि फूड इंडस्ट्री जो है वो एवरग्रीन इंडस्ट्री, मतलब ये कभी भी ऐसा बोला जाता है कि ये लॉस नहीं करती। तो ये दो रीज़न थे। और अगर ऐसा देखा जाए तो मुझे तो चाय बनाना भी नहीं आता। बट ये इंडस्ट्री को चूज़ करने का रीज़न यही था कि मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे और मुझे ये पता था कि हाँ, इस इंडस्ट्री में हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस इंडस्ट्री। सर, आपने ZippyFeed ही नाम क्यों सोचा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ZippyFeed नाम को लेकर के स्टोरी है। हम लोग जब भी कोई स्टार्टअप करना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए एक यूनिक नेम चाहिए। और उसको हर जगह चेक करना पड़ा है, ट्रेडमार्क करवाना है, उसका डोमेन मिलना चाहिए। सो मी एंड माय फ्रेंड बोथ वेर लुकिंग फॉर द नेम। एंड जीपी का मतलब होता है फ्रेश, और फीड मतलब यू नो मीन्स लाइक खिलाना। सो ये वो यूनिक नेम था कि हाँ, हम लोग इसको लेकर ग्लोबली भी जा सकते हैं। तो ये सोचकर हम लोगों ने फाइनली ये नाम डिसाइड किया। ये अवेलेबल है, तो अवेलेबल था, सो दैट्स व्हाई वी चूज दिस। सर, आपके लिए इतना आसान तो नहीं हुआ होगा, तो आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए इन 5 इयर्स में? फर्स्ट आउटलेट ओपन होने के बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट 3 मंथ्स जो थे हमारे, उसमें हमने काफ़ी अच्छा ग्रोथ कैप्चर किया। 33% हमने जिस एरिया में हम थे, हम लोगों ने मार्केट में अपने ऑर्डर्स को लेकर के आए। और लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि हमें जाना था फ्रेंचाइज मॉडल में, हमें एक्सपेंशन करना था, और उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि जो फ्रेंचाइज पार्टनर है, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमसे जुड़े। तो वहाँ एक चैलेंज था हमारे लिए कि हम हमारा रेसिपी वहाँ तक कैसे लेकर के जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे लेकर के जाएंगे, क्योंकि उस समय एक सिंगल किचन था। एंड देन हम लोगों ने समहाउ उसको मैनेज किया। एंड देन स्टार्ट किया एक्सपेंशन। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में, गुजरात में, वहाँ से हमारा एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। बट स्टिल वी नीडेड फंड फॉर दैट, कि हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके तो हमारे पास में फंड तो एटलीस्ट होना चाहिए सर्विस के लिए। क्योंकि कैसा होता है कि जब आप बिजनेस को बढ़ाते हैं तो आपको मेन पावर भी वैसे लगता है। तो उस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट जो एक टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पार्टनर्स लाओगे कहाँ से, फ्रेंचाइज पार्टनर है उनको अप्रोच कैसे करें। तो अभी जो मेरी पार्टनर है कोनिका, वो हमारे साथ जुड़ी। एंड शी इज़ वेरी गुड इन बिजनेस डेवलपमेंट। सो उन्होंने हमारे लिए वो काम किया बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो हमारे जितने भी, हाँ, इनिशियली ना हमारे पास कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई टीम था, और सो कोनिका वाज होल एंड सोल। सो वही लीड्स जनरेट करना और उनको हमारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, कुछ पार्ट ऑपरेशन का भी जो था वो उन्होंने हैंडल किया। तो वैसे हम लोगों ने धीरे धीरे करके हम लोगों ने
वर्क, हाँ मतलब हम लोगों ने फ्रेंचाइज को जोड़ना स्टार्ट किया, वहाँ से हम लोगों ने फंड जनरेट किया एंड देन हम लोग आगे बढ़ते गए। अच्छा, तो फिर आपने कोरोना पीरियड भी फेस किया होगा, तो कैसे अप्स एंड डाउन्स थे उसमें? कोरोना का मुझे आज भी याद है, 23 मार्च को कोरोना का लॉकडाउन लगा था और 8 मार्च को हमारा एक कैफ़े औरंगाबाद में ओपन हुआ था। एंड देन वो बहुत ज़्यादा मतलब भयानक था हमारे लिए, क्योंकि फर्स्ट मंथ तो हमें लगा कि ठीक है 1 महीना है हम लोग मैनेज कर लेंगे, बट वो एक्सटेंड होके वो 2-3 मंथ्स में चला गया। फिर जितने वर्कर्स काम कर रहे थे आउटलेट पर, उनकी सैलरी वाला पार्ट था, फिर उनको घर भेजना था, वो सारी चीज़ें थी। तो हम लोग शुरू में हम लोगों ने सब कुछ मैनेज करने का ट्राई किया एंड देन सडनली एक पॉइंट ऐसा आया था कि हम खुद सोचने लग गए थे कि क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर बैठे हैं, क्योंकि बिकॉज हम लोगों ने हमारा सब कुछ पूरा लाइफ का हम लोगों ने उसमें डाल दिया था। तो बट जब फर्स्ट लॉकडाउन खत्म होके अक्टूबर का महीना था जब हमारा फिर एक नेक्स्ट फ्रेंचाइजी गया था, तो पूरे जनवरी से लेकर के अक्टूबर में सिर्फ 2 ही फ्रेंचाइज गई थी, एक लॉकडाउन के पहले और एक लॉकडाउन के बाद में। तो वो बहुत टफ टाइम था, बट हम लोगों ने सिर्फ ये चीज को फॉलो किया कि हमें गिव अप नहीं करना है और हम उस पर टिके रहे। तो फिर धीरे धीरे करके चीजें नॉर्मल होती गई। सर, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो बाकियों से डिफरेंट कैसे है और क्या इसमें खास क्या है? कोई भी बिजनेस मॉडल होता है वो अपने आप में यूनिक ही होता है। इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि उनसे अच्छा क्या है या उनसे खराब क्या है। जो दूसरे बिजनेस मॉडल्स अवेलेबल हैं वो भी अच्छे ही हैं, वो उनके हिसाब से जो भी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं वो उनके कंसेप्ट में परफेक्टली बैठती है और लोग उनसे भी जुड़ते हैं। बट हमारे मॉडल में हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने रॉयल्टी कमीशन वाला जो पार्ट था उसको हम लोगों ने हटा दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेस्ट का कंसिस्टेंसी। अगर सपोज मैं यहाँ हूँ, यहाँ खा रहा हूँ, मैं दिल्ली में खा रहा हूँ, वडोदरा में खा रहा हूँ, कोटा में, पुणे में, तो मुझे टेस्ट एक जैसा होना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया प्रोडक्ट्स का, और हम लोगों ने एक छोटा यूनिट स्टार्ट किया जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनते थे। एंड देन टेस्ट को लेकर हम लोगों ने कंसिस्टेंसी जो है वो प्रोवाइड की। साथ में हम लोगों ने जो शेफ़ का डिपेंडेंसी होता था, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मैन पावर का बहुत इशू होता है, तो वो डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग ने जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट किया था। दूसरा, हमारी जितनी भी सर्विसेज है वो सब कुछ हम लोग विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। वो एब्सोल्युटली फ्री है जब तक हमारा एग्रीमेंट रहता है। इवन आफ्टर अगर रिन्यू होता है एग्रीमेंट तो भी वो चलती रहती है। तो उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज है, मैन पावर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक अलग से टीम है जो मेन्यू के लिए काम करती है, बिजनेस को कैसे उसको सेल्स को जनरेट करना है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उन्हें हमारी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो यही मेरे ख्याल से हमें अलग करती है दूसरे जो हैं मार्केट में उनसे। सर, आपने कोई कस्टमर ओरिएंटेड चैलेंजेस फेस किए हैं क्या अभी तक? ऐसा कोई दिन नहीं होता है जहाँ पे कस्टमर का कोई कंप्लेन ना हो। ठीक है, आप देखा जाए तो आप सबको खुश नहीं कर सकते, ठीक है, सबका टेस्ट अलग होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्राउड ज़्यादा बढ़ जाता है एंड देन आपको वो टाइम पे सर्विस देने में कुछ इशू आ सकता है। बट ये आउटलेट को देखना होता है कि आप उस कस्टमर को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से बात कर रहे हैं, उनको समझा पा रहे हैं, तो वो कभी इशू नहीं आएगा। और बात रही फूड टेस्ट को लेकर के या डिलीवरी को लेकर के, तो जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तब ऐसा होता है कि आपके ऑर्डर्स डिले होते हैं। ये बात को मानने में कोई परेशानी नहीं है, बट आपको उनको अपडेट करना चाहिए उस टाइम पीरियड में कि आप कस्टमर को पहले से ही बता दो कि ये ऑर्डर डिले होने वाला है, या तो जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तब बता दो या बीच में बता दो, ताकि कम से कम उनको उनसे कम्युनिकेशन चालू रहे। क्योंकि कस्टमर भी ऐसा तो नहीं है ना कि आपको ऐसा बोलेगा नहीं 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 आपने तो ये बोला है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ठीक है पिक और से, या फिर टेस्ट को लेकर के ऐसा है कि सबका टेस्ट अलग होता है। अगर सपोज मान लीजिए कि मैं हूँ, तो मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ पे मैंने बचपन से अलग टाइप का खाना खाया, तो मुझे ज़रूरी नहीं मुझे कहीं और जाऊँ तो मुझे वैसा टेस्ट मिले। हाँ, तो बेसिकली जब रेसिपी बनाई जाती है तो वो मैक्सिमम लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है ताकि सबको पसंद आए। फिर भी मैं ऐसा बोलूँगा कि 100 में से 20 ऐसे होते हैं जिनको आप नहीं सेटिस्फाई कर सकते, आप कुछ भी कर लो।
सर आपके हिसाब से 9 to 5 वाला जॉब बेटर है या स्टार्टअप बेटर है? दोनों ही चीज़ों का अपना अपना वैल्यू है। ओके। अगर सपोज अगर मैं बोलूँ कि जॉब करने से ज़्यादा स्टार्टअप ज़्यादा अच्छा होता है तो वैसा सही नहीं है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, ठीक है, आप टाइम पे घर जाना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप आपकी स्टेबिलिटी के लिए आप जॉब ही कीजिए। और अगर आपको सच में कोई रिस्क लेना है या आपके अंदर कोई इनबिल्ट क्वालिटी है और आपको लगता है कि आपका पास ऐसा सॉल्यूशन है सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या वॉट एवर जो भी जिससे मतलब समाज का फायदा हो सकता है या कुछ, तो फिर आप स्टार्टअप में जाइए। और उसमें भी ऐसा होता है कि इंडिया में सबको आइडियाज आते हैं, नॉट इन इंडिया, जितने भी लोग हैं इस अर्थ पे सबको आइडियाज आते हैं। उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आइडिया आता है सुबह और शाम तक चला जाता है। कुछ लोग होते हैं जो उस रात को निकाल के नेक्स्ट डे पे जाते हैं एंड देन फिर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचते हैं। उनके सामने से काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। कभी कभी लोग फंड को लेकर के इशू होते हैं, इसलिए वो उसको एग्जिट कर जाते हैं। कभी कभी उन्हें वैसी टीम नहीं मिलती है एंड दूसरे प्रेशर्स भी होते हैं साथ में जो चलते रहते हैं। तो वो सब चीज़ों को एक साथ लेकर के अगर आप उस 2-3 दिन वाला जो स्टेप होता है वो अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो शायद आपका पहला स्टेप हो जाता है। और जब आपने पहला स्टेप रख दिया तो फिर चीज़ें सब कुछ दिखने लग जाता है, सामने बहुत सारा रास्ता दिखता है। तो ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि उसे लाइफ कैसी चाहिए। अगर आप सपोज मेरी बात करोगे, आई एम स्टिल वर्किंग 16-17 आवर्स। लास्ट 5-6 ईयर से मैंने एक वेकेशन भी नहीं लिया है, तो मुझे उसका कोई कंप्लेन नहीं है। आई एम हैप्पी विद दैट। और मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे थकान नहीं होती है और मैं सोच पाता हूँ उतना, और मुझे यही काम मेरे लिए बना था, मैं ऐसा मानता हूँ। तो दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह सही होती है। अगर सारे जॉब करने वाले जॉब छोड़ के स्टार्टअप करेंगे तो फिर कंपनी जॉब कौन करेगा, वैसा वाला है। तो सर आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लाइफ में अगर आपको ऐसा कुछ करना है या आप कोई स्टार्टअप प्लान करके बैठे हैं या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, तो आप वेट मत करो उसके लिए। आपको ट्रबल्स होगा, आपके लिए काफ़ी सारे हर्डल्स आएंगे, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखना, नेवर गिव अप। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो आपको रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। सबको मिलता है इस दुनिया में, जो भी लोग आए हैं कोई स्पेशल कोई अलग से कोई चीज़ लेकर के नहीं आता। अगर आप कुछ करने की सोचते हैं तो आपके लिए रास्ता खुद अपने आप बनता है। जैसे ये आइडिया है वैसे एग्जीक्यूट करना। हाँ, मतलब आया है तो आपने अगर उसके ऊपर वर्कआउट किया, थोड़ा बहुत भी आपको लगता है, तो एटलीस्ट उसको ट्राई करना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसको ऐसा नहीं है कि ठीक है आपने सोचा, आपने कुछ डिस्कस किया किसी से और फिर देन आप खुद ही भूल गए, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई किया तो आपको रास्ता अपने आप मिलेगा। फिर आप खुद ही सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आता जाता है कि हाँ ठीक है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो आप आगे बढ़ जाओगे। वैसा। Thank you so much sir for your valuable time. Thank you, Anna. Thank you very much. And your channel, The Thrifty Traveler. AV. AV का मतलब? A से A means Abhishek, V means Vandana. Okay. Great, great, great. You are doing great. Thank you so much sir.